इंडिया, बांग्लादेश और चाइना के लिए म्यांमार एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, क्योंकि म्यांमार की सरहदें इन तीनों मुल्कों के साथ लगती हैं, तो म्यांमार की डिस्टेबलाइजेशन इन मुल्कों को भी असरअंदाज हो रही होती है। अब वहाँ पर 2 साल पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के मिलिट्री जनता पावर में आ गई। मिलिट्री जनता ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बड़ा पैसा चला है, यहाँ पे तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हुई है और यहाँ पे ये जो इलेक्शंस हुए हैं फ्री एंड फेयर नहीं थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को गिरा दिया। अच्छा, गवर्नमेंट को गिराया उन्होंने, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भी तो इलेक्शंस नहीं कराए ना, वो भी आके बैठ गए ना। डिक्टेटर्स जो होते हैं उनके और पब्लिक के दरमियान हमेशा गैप होता है। डिक्टेटर्स पब्लिक में से नहीं होते, तो वो पब्लिक पल्स को नहीं समझ रहे होते। सियासतदान समझता है पब्लिक पल्स को। इसकी वजह यह कि सियासतदान की रोजी रोटी पब्लिक होती है, उसको पब्लिक के पास जाना पड़ता है सूनर और लेटर वोट लेने के लिए। तो यहाँ पर भी डिसकनेक्टेड रहे हैं मिलिट्री जनता वाले पब्लिक से। अब इसके चलते हुआ ये कि पहले वहाँ पर सियासी मुजाहरे शुरू होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो फॉर्म हो गए, वो बन गए, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन गई और उनकी अपनी मिलिटेंट विंग बन गई। और इसके अलावा वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इतने ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनकी ऑलरेडी वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स बने हुए थे। ये सारे मिलके इंडिविजुअली इनके साथ लड़ रहे थे मिलिट्री जनता के साथ। अब ऐसे में जो बड़े ग्रुप्स हैं सच है अराकान आर्मी, उनको मिलिट्री जनता ने ऐसा टैकल किया हुआ था कि उनके साथ पीस अकॉर्ड उन्होंने किया हुआ था। वो पीस अकॉर्ड टूट गए हुए हैं। और अक्टूबर में 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। ये वाक़या म्यांमार की गेम को पूरा का पूरा बदलने की क्षमता रखता है। हुआ ये है कि वहाँ पर ये जो मुख्तलिफ इतने ग्रुप्स थे और मुख्तलिफ जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मिलिटेंट विंग थे, ये जो लड़ रहे थे म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ, ये सारे के सारे मिल गए और मिल के इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं मिलिट्री जनता के ऊपर। और इसका उन्होंने नाम रखा हुआ है ऑपरेशन 1027। ऑपरेशन 1027 में एक तरफ मिलिट्री जनता है, वहाँ की पुलिस है, वहाँ की एयरफोर्स है, वहाँ की नेवी है, तो दूसरी तरफ वहाँ के तकरीबन सारे बड़े जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। और ये एक ठीक ठाक किस्म की फोर्स है। इसमें 20,000 लड़ाके हैं, 20,000 फाइटर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया हुआ है। इरावाड़ी वहाँ का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन 1027 इज क्रिएटिंग अ न्यू पॉलिटिकल टेम्पलेट फॉर म्यांमार फ्यूचर। आगे वो कहते हैं कि इट कंप्राइजेज अबाउट 20,000 रेजिस्टेंस ट्रूप्स with the 3 ethnic armies that form the Brotherhood Alliance at its core. The Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) sent in 4 brigades, the Arakan Army 10 and the Tang National Liberation Army 7. इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो छोटे बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने भी ब्रिगेड्स अपनी भेजी हुई है, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी में 10। तो 20,000 से ज़्यादा इन्होंने 20,000 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और सोर्सेस को मैं देख रहा था 20,000 से ज़्यादा की फ़ौज प्रॉपर ट्रेंड हो गई है इनसे लड़ने के लिए मिलिट्री जनता से एक ही वक्त में। और उन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करना शुरू कर दिए हुए। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसमें एक्सटर्नल लिंक क्या है या नहीं है। अब इसमें देखें, इंडिया जो है वो तो लगभग इररिलेवेंट प्लेयर है यहाँ पे। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है। इंडिया इररिलेवेंट प्लेयर यूँ है कि वहाँ के जो मिलिट्री जनता है उनके ऊपर यकीनी तौर पर चाइना का एक इन्फ्लुएंस रहा है हिस्टोरिकली। लेकिन ये जो ऑपरेशन 1027 लॉन्च करने वाले ट्रूप्स हैं, इनमें से भी अक्सर के ऊपर चाइना यूँ समझिए कि ज़बरदस्त टाइज उनके साथ भी रखे चला आ रहा है, उनके साथ भी इनके हैं, स्पेशली अराकान आर्मी वालों के साथ। और ये जो ट्रूप्स एक्टिव हुए हैं, इन्होंने जो इलाके छीने हैं रिसेंटली मिलिट्री जनता वालों के साथ, तो उसमें बहुत सारे वो इलाके हैं बेसिकली जो कि चाइना के बॉर्डर के साथ लगते हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि टेंटेटिव ट्रूथ शोज China's influence and its limits in Myanmar, close to the generals and ethnic armed groups who began a major offensive in October. Beijing brought both to the table, but fighting continues. साथ में बिठाए हुए काफ़ी अरसे से चाइना कोशिश कर रहा है। मिलिट्री जनता को पहले इन्होंने ये कहा था 1 साल पहले कि ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं इनसे लड़ना बंद करें, इनसे बैठें, कोई हल निकाले मसले का। ये एक मिसपरसेप्शन है कि मिलिट्री जनता वालों के ही ऊपर चाइना का हाथ है और चाइना इनको ही बस सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है। ये इंडिया की तरह नहीं खेलते। चाइनीज़ पॉलिसी मेकर्स इंडिया की तरह नहीं होते कि बस अवामी लीग को सपोर्ट करना है तो अवामी लीग को ही सपोर्ट करना है। दे डोंट डू लाइक दैट।
वो कुछ डिफरेंट किस्म की बड़े लेवल की गेम्स खेल रहे होते हैं, बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं। इनके यानी चाइनीज़ के वहाँ की मिलिट्री के अलावा वो जो लड़ाके ग्रुप्स हैं उनके साथ भी टाइज हैं, चाइना के हैं, और वहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ भी हैं। तो ये बड़े पिक्चर में चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब रिसेंटली ये जो ग्रुप्स हैं जिन्होंने मिलिट्री जनता से इलाके लिए हैं, बहुत सारे इलाके एज आई सेड वो हैं जो कि चाइना के बॉर्डर के पास है। अल जजीरा ने मजीद रिपोर्ट किया हुआ है कि बीजिंग लास्ट वीक पुश्ड द 3 पावरफुल एथनिक आर्मीज, द अराकान आर्मी, द मंदारियन स्पीकिंग म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एंड द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी to agree to a truce after fighters working with anti-coup coalition across Myanmar pushed Senior General Min Aung Hlaing military out of swathes of the north, overran hundreds of military outposts and seized control of border crossings with China under Operation 1027। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने वहाँ पर ये जो हरकत की है कि बहुत सारी ऐसी बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर ये आके बैठ गए हैं, तो क्या इस पे चाइना का अप्रूवल है? मुझे गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आई थिंक कि चाइना इससे खुश होगा। इसकी वजह यह है कि म्यांमार के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि मिलिट्री जनता के कंट्रोल में नहीं आ रही हैं और चाइनीज़ शदीद खफा हैं उसके ऊपर। मिसाल के तौर पर ये जो जॉब के स्कैमर्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, पहले इंडिया को इन्होंने टारगेट बनाया हुआ था, फिर बांग्लादेश को भी बनाते रहते हैं, थाईलैंड को भी बनाते हैं, चाइना के ऊपर भी शुरू हो गई है। इनके यहाँ म्यांमार के यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स स्लेवरी का कारोबार कर रहे होते हैं, जिन्होंने चाइना को टारगेट करने की कोशिश की थी। चाइना ने म्यांमार से कई मरतबा कंप्लेन की, लेकिन मिलिट्री जनता इस पे नाकाम रहा है। अल जजीरा की एक और स्टोरी का ये ज़रा मीनिंगफुल हिस्सा देखिए कि चाइना इज रियली पिस्ड ऑफ with the regime for the scam centers and related crime. Myanmar became synonymous with scams in China, a source close to Chinese government told Al Jazeera. वो खुश नहीं है कि यार ये भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ड्रग ट्रैफिकिंग, सेक्स स्लेवरी, वहाँ से लोगों को इस तरह के स्कैम्स हो रहे होते हैं। वहाँ से लोगों को बुलाते हैं, आइए जॉब देते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ऑफ़र करके उनको बुला रहे होते हैं, और यहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स स्लेवरी और इस तरह के जो काम है उस पर लगा देते हैं। वियतनाम के लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, इंडियंस के साथ, और चाइनीज़ भी इसका शिकार हैं। तो चाइनीज़ ने वहाँ पर 1000 किलोमीटर लंबी स्टील की दीवार बनाई हुई है म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर, 1000 किलोमीटर लंबी, म्यांमार और वियतनाम, और इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने छोड़ी हुई होती है। यूँ समझे कि हाथ लगाते ही बंदा भस्म हो जाए, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी चाइनीज़ ने छोड़ी हुई है। तो उस वजह से थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें कुछ महदूद पैमाने पे अब भी हो रही हैं। तो चाइनीज़ इस पे सख्त खफा हैं इनके साथ, मिलिट्री जनता के साथ। तो वहाँ पे अब कौन आ गया है? वो ग्रुप्स जो दूसरे ग्रुप है, मिलिट्री जनता को खदेड़ के वो दूसरे ग्रुप्स वहाँ पे आ गए, चाइना म्यांमार बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर। अच्छा, आखिर में बांग्लादेश के ऊपर बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के लिए भी ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी वेव आई है फाइटिंग की, मतलब एक शांति थी ना, थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी शांति, लेकिन अचानक से एक बड़ी वेव आई है वहाँ पे। 1500 एसेट, 2 महीने भी नहीं हुए, 1500 बंदे इनके मारे गए मिलिट्री जनता वालों के। तो इसमें फिर हो ये रहा है कि मिलिट्री जनता वाले रिटालिएटरी कार्रवाई में वो जो जापानीज से काफ़ी मुतासर हैं, ये जापानीज स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। म्यांमार की मिलिट्री जनता का अगर आप स्टाइल देखें, सफ़ाकाना किस्म का स्टाइल है इनका। यानी वर्ल्ड वार 2 के अंदर जापानीज की जो पॉलिसीज़ होती थी जापानीज आर्मी की, वो होती थी 3 ऑल्स। यानी 3 ऑल्स का मतलब है कि किल ऑल, बर्न ऑल, लूट ऑल। ये इनका पैटर्न था। सफा किस्म की, जालमाना किस्म की मिलिट्री थी उनकी वर्ल्ड वार 2 के अंदर जापानीज की। तो म्यांमार की मिलिट्री जनता भी इसी को कॉपी कर रही होती है। अगर आप रोहिंग्या के खिलाफ होने वाला अत्याचार देखें तो उसमें यही आपको पॉलिसी नजर आती है, 3 ऑल वाली, किल ऑल, बर्न ऑल, लूट ऑल। वो उनके घरों से सारा कुछ उठा के ले गए, जो कुछ भी उनका था वैल्यूएबल्स। उन्होंने उनके खेत खलियान घर जलाए और उन्होंने या तो उनको दबरदूस कर दिया, शहीद कर दिया, या फिर उनको निकाल के खदेड़ के उधर कर दिया बांग्लादेश की तरफ। एग्जैक्टली यही जो स्टाइल है वो कॉपी होने जा रहा है दोबारा यहाँ पे, बल्कि होने लगा है ऑलरेडी। तो इससे होगा ये कि मज़ीद लोग अराकान आर्मी वालों के साथ जब लड़ाइयाँ होंगी, मज़ीद लोग बेघर होंगे, मज़ीद लोग
बांग्लादेश के अंदर आ सकते हैं, रखाइन स्टेट के। द डिप्लोमेट एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इनकी स्टोरी का ज़रा ये हिस्सा दिखाना चाहूँगा कि दिस हैज़ रिजल्टेड, दिस यानी ये जो फाइटिंग हो रही है, दिस हैज़ रिजल्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर देन 26,000 पीपल in Rakhine State, worsening the humanitarian catastrophe. This could potentially lead to the influx of new refugees into Bangladesh, which can create new political, economic and security threats to the country. तो ज़्यादा मज़ीद लोग बांग्लादेश के अंदर आ सकते हैं। वो रोहिंग्या का प्रॉब्लम तो ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन इसके अलावा मज़ीद आ सकते हैं। इसमें नॉन रोहिंग्या भी हो सकते हैं। सिर्फ अराकान आर्मी सिर्फ रोहिंग्या लोगों की नहीं है, अराकान आर्मी में नॉन मुस्लिम ज़्यादातर वही है असल में, जो कि रखाइन स्टेट के लिए इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे होते हैं। तो इसमें नॉन मुस्लिम ज़्यादा है, तो उनका भी इन्फ्लक्स हो सकता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो जो लड़ रहे हैं आपस में इनके साथ, ये म्यांमार की मिलिट्री जनता और ये लड़ रहे हैं, तो ये जो 26,000 लोग बेघर हुए हैं, ये हो सकता है कि ये या मज़ीद और भी बढ़ते चले जाएंगे फाइटिंग जैसे जैसे ग्रो करेगी, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ऐसी है ना, किल ऑल, लूट ऑल, बर्न ऑल, ये वाली स्ट्रेटजी है मिलिट्री जनता की, और अभी भी वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें बेघर लोगों की तादाद बढ़ सकती है, और वो बेघर लोग, क्योंकि विंटर आ गया ऑलरेडी, सर्दियाँ पड़ेंगी और ज़्यादा वहाँ पर मुश्किलात मसाइल क्रिएट होंगे उन लोगों के लिए। तो बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर दबाव आने वाले दिनों में बढ़ सकता है इस वॉर के नतीजे में। ये जो ऑपरेशन 1027 शुरू हुआ है वहाँ पे रिसेंटली 2 महीने पहले, एंड अनफॉर्चुनेटली फिलहाल दूर दूर तक इसका कोई हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। ये मज़ीद चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक मिलिट्री जनता कुछ सॉफ्ट नहीं होती, वो अपने स्टांस से थोड़ा पीछे नहीं हटते और कोई ये एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचती दोनों ग्रुप्स जो हैं, ऑपरेशन 1027 वाली जो मिलिटेंट फोर्सेस हैं वो और म्यांमार की आर्मी, जब तक ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते तो ये जो डिस्टेबलाइजेशन है बांग्लादेश के ऊपर भी इसका असर होता रहेगा।